गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वाच्य। वाच्य वाच्य शब्द वाच धातु से बना है। वाच माने बोलना और वाच्य है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूपांतर से, परिभाषा देखिएगा, क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहा जाएगा। कि क्रिया के ऊपर किसका प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता का, कर्म का या भाव का, उसको वाच्य कहेंगे। उससे आगे देखिएगा, हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य की परिभाषा देखेंगे सबसे पहले। कर्तृवाच्य की परिभाषा देखेंगे सबसे पहले कि कर्तृवाच्य जिस वाक्य में बिंदु कर्ता है, जिस वाक्य में बिंदु कर्ता है, उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। कैसे? राम रोटी खाता है। राम रोटी खाता है, इसमें खाता है क्रिया है। खाता है क्रिया के ऊपर राम जो है कर्म है, जो करता है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। राम रोटी खाता है। अगर यहाँ मैं कहूँ सीता रोटी खाता है, नहीं होगा, सीता रोटी खाती है, क्योंकि वह, जैसे मैंने कहा सीता रोटी खाती है। मैंने कहा सीता रोटी खाती है। सीता रोटी खाती है। मैंने कहा सीता रोटी खाती है। रोटी खाती है, ऐसे मैंने कहा। यहाँ राम रोटी खाता है तो यह पुल्लिंग है, तो क्रिया भी पुल्लिंग हो गई। यहाँ सीता जो है स्त्रीलिंग है, तो यहाँ जो है खाती है, क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। इससे आगे देखिएगा, जैसे कविता गाना गाएगी। कविता स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर क्रिया भी स्त्रीलिंग आएगी। कविता स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ क्रिया भी स्त्रीलिंग आएगी। फिर आगे है वह व्यायाम कर रहा है। वह व्यायाम कर रहा है, यहाँ पर करता है वह, और कर रहा है यह है क्रिया, तो वह का प्रभाव जो है रहा पर पड़ रहा है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि सीता व्यायाम कर रहा है, नहीं, सीता व्यायाम कर रही। सीता के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है क्रिया आएगी। सीता के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्रिया आएगी। दूसरा है कर्मवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य की परिभाषा देखिएगा, जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो, जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो, वहाँ पर कर्मवाच्य कहलाता है। वह जो है कर्मवाच्य कहलाता है। यानी जहाँ पर क्रिया के ऊपर कर्म का प्रभाव पड़ रहा हो, जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार आती हो, वहाँ पर कर्मवाच्य होगा। जैसे रोटी राम से खाई जाती है। रोटी राम से खाई जाती है, यहाँ पर जो है कर्म का प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। फिर आगे है कविता से गाना गाया जाएगा। कविता से गाना गाया जाएगा। आगे है उससे व्यायाम किया जा रहा है। उससे व्यायाम किया जा रहा है, यहाँ पर भी हुआ है कर्म जो है प्रधान है। कर्म जो है यहाँ पर प्रधान है। आगे देखिएगा, तीसरा है कर्मवाच्य का प्रयोग कहाँ पर होता है। कर्मवाच्य कहाँ प्रयोग जो है, कहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर कर्मवाच्य है, जहाँ कर्ता अज्ञात हो, अंडरस्टूड हो, कर्ता है लेकिन दिख नहीं रहा है। जैसे पत्र भेजा गया, किसी के द्वारा पत्र भेजा गया, तो यहाँ पर पत्र भेजा गया, इस वाक्य के अंदर भी कर्ता नहीं है, लेकिन यह कर्मवाच्य होगा। पत्र भेजा गया, यह कर्मवाच्य होगा। आगे देखिएगा, दूसरा नियम है जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक आ गया हो। आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक हो गया हो, जैसे कांच का गिलास
टूट गया, कांच का गिलास टूट गया। इस वाक्य में भी कर्मवाच्य होगा। तीसरा, जहाँ पर कर्ता को प्रकट न करना हो, जहाँ पर कर्ता को बताना ना हो कि डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा लगाया जा रहा है, सीबीआई के द्वारा लगाया जा रहा है, लेकिन कर्ता का पता नहीं, कौन लगा रहा है डाकुओं का पता, यहाँ भी जो है कर्मवाच्य होगा, यहाँ भी जो है कर्मवाच्य होगा। आगे देखिएगा, सूचना विज्ञप्ति आदि में जहाँ कर्ता निश्चित नहीं है, सूचना विज्ञप्ति आदि में जहाँ कर्ता निश्चित नहीं है, वहाँ पर भी जो है कर्मवाच्य होगा। जैसे अपराधी को कल पेश किया जाए, रुपए खर्च किए जा रहे हैं, यहाँ पर भी कर्ता की कोई निश्चितता नहीं है, सूचना दी जा रही है कि अपराधी को कल पेश किया जाए और उस पर खर्च किए जा रहे। कौन रुपए खर्च कर रहा है, कौन जो है अपराधी को पेश करेगा, यहाँ पर जो है सूचना दी जा रही है, कर्ता जो है निश्चित यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ भी जो है कर्मवाच्य, यहाँ भी जो है कर्मवाच्य होगा। अशक्यता की को सूचित करने के लिए, अशक्यता को भी सूचित करने के लिए जो है कर्मवाच्य में इस प्रकार से वाक्य बनेगा। कैसे, अशक्यता यानी जो असमर्थ हो, वहाँ पर भी अब अधिक दूध नहीं पिया जाता, अब अधिक दूध नहीं पिया जाता, यहाँ पर भी कर्मवाच्य, यहाँ पर भी कर्मवाच्य होगा, यहाँ पर भी कर्मवाच्य होगा। इसके बाद देखते हैं कि भाववाच्य की परिभाषा, कि भाववाच्य क्या है। जहाँ वाच्य बिंदु न तो कर्ता है और न ही कर्म है, जहाँ वाच्य बिंदु न तो कर्ता है और न ही कर्म है, बल्कि क्रिया प्रमुख है, बल्कि क्रिया का भाव प्रमुख है, उसको भाववाच्य कहते हैं। कैसे, उदाहरण से देखिएगा, बच्चों द्वारा सोया जाता है, अब चला जाए, कोई भाव है, केवल भाव प्रमुख है, सोने का भाव है, यहाँ चलने का भाव है, यहाँ बैठने का भाव है। तो जहाँ वाच्य बिंदु न तो कर्ता प्रधान है, यहाँ पर न तो कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है, न कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ क्रिया का भाव ही प्रमुख है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य होगा। बच्चों द्वारा सोया जा रहा है, अब चला जाए, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे जाया नहीं जाता, ये सभी वाक्य भाववाच्य के अंदर आएंगे। और भाववाच्य का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो बताएंगे बच्चों। जैसे भाववाच्य का प्रयोग सतल है, भाववाच्य का प्रयोग प्राय असमर्थता या विवस्था प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। भाववाच्य का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, भाववाच्य का प्रयोग असमर्थता विवस्था को प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है, जो नहीं हो सकता, करने में सक्षम नहीं है। जैसे अब चला नहीं जाता, अब तो पहचाना भी नहीं जाता, अब तो पढ़ा भी नहीं जाता, अब तो सोया भी नहीं जाता, ये सभी वाक्य जो है भाववाच्य के अंदर आएंगे। उसके बाद है, जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होता वहाँ मूल कर्ता सामान्य होता है। जैसे अब चला जाए, चलो ऊपर सोया जाए, ये जो है भाववाच्य के उदाहरण हैं। और इससे आगे एक और जो है विद्वानों का एक पक्ष है कि कुछ विद्वान जो है वाच्य के दो भेद मानते हैं। कुछ विद्वान जो है अभी तक हम पढ़ रहे थे वाच्य के 3 भेद, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि वाच्य के 2 भेद हैं। कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। और कर्मवाच्य और भाववाच्य को अकर्तृवाच्य का भेद स्वीकार करते हैं कि जो है कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य 2 प्रकार के वाच्य होते हैं। जो ये अकर्तृवाच्य है, अकर्तृवाच्य के अंदर ही क्या कहते हैं कि कर्मवाच्य आता है। वैसे तो बात तो वही है, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये इसके प्रकार हैं। ये किसके प्रकार हैं, भाववाच्य
भाववाच्य, ये इसके प्रकार हैं अकृत्रिम वाच्य के। इसी के साथ जो है वाच्य की परिभाषा, वाच्य के प्रकार, वाच्य के उदाहरण, ये सभी आपको आशा है कि समझ आया होगा। इसी के साथ यहीं पर वीडियो ख़त्म होती है।